हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जीएसटी बेसिक्स को शुरू किया था और उस पर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने जो समझा था, कंटेंट वाज व्हाई जीएसटी, यानी जीएसटी क्यों आया या व्हाई टैक्सेस आर लेविड, व्हाट वाज द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, व्हाट इज द न्यू टैक्सेशन सिस्टम, जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, प्लस इसके फीचर्स कौन से हैं, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी क्या है एंड नेम सेक ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी नेटवर्क। एक बार क्विकली देख लेते हैं जो जो चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, देन वी विल कंटिन्यू व्हाट वी हैव टू स्टडी और व्हाट इज द एजेंडा फॉर दिस वीडियो। सो वी स्टार्टेड विथ इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से शुरुआत किया था, ठीक है ना। और इन द इंट्रोडक्शन, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है। तो हमने देखा कि टैक्स इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंसेस और काइंड ऑफ कॉस्ट विच वी पे फॉर लिविंग इन अ सोसाइटी। ये गवर्नमेंट टैक्सेस लेवी करती है फॉर द पर्पज ऑफ कॉमन वेलफेयर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। यानी जो सोसाइटी में पुअर पीपल है या ऐसे लोग हैं जो कैपेबल नहीं है फॉर मीटिंग देयर डेली नीड्स और डेली रिक्वायरमेंट, तो उनके वेलफेयर के लिए टू प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए फॉर डिफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ अवर नेशन गवर्नमेंट लेवीज द टैक्सेस एंड it is used for the said purposes. There are majorly two types of taxes. One is the direct tax and another one is the indirect tax. जो हमारा direct tax है, it is directly levied on income or wealth of a person. यानी आपकी इनकम है, आपकी वेल्थ है, उसके ऊपर डायरेक्टली चार्ज किया जाएगा। आप खुद गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करोगे। और इस टैक्स में जो टैक्स पेयर है, यानी जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, दैट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ बियर्स द बर्डन और एक्सपेंडिचर ऑफ द टैक्स। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज पे लेवी किया जाता है। इट इज कलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द कंज्यूमर और फ्रॉम द पर्सन परचेसिंग द गुड्स और सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। कैसे होता है ये? आप मार्केट में जाते हो, कोई गुड्स या सर्विसेज परचेस करते हो, तो वहां पर उसकी प्राइस प्लस टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। आप लोग सेलर को टैक्स भी पे करते हो और गुड्स की प्राइस भी पे करते हो, और सेलर वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। एग्जाम्पल है उसका जीएसटी, जो हम पढ़ेगा हमारे सिलेबस में है, और कस्टम्स ड्यूटी, ये भी हमारे सिलेबस में है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? टैक्स का जो इंसिडेंस है या टैक्स का जो एक्सपेंडिचर है वो अनदर पर्सन पे पास ऑन होता है। जैसे मैन्युफैक्चरर होलसेलर से कलेक्ट करेगा, तो मैन्युफैक्चरर ने बर्डन होलसेलर को पास ऑन किया। होलसेलर रिटेलर से कलेक्ट करेगा, तो होलसेलर ने वो बर्डन रिटेलर पे दिया, और रिटेलर कंज्यूमर या कस्टमर से कलेक्ट करेगा, तो अल्टीमेट बर्डन और एंड जिसका एक्सपेंडिचर होना है वो है कस्टमर और कंज्यूमर। We understood why taxes are levied, ठीक है ना, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एक्सेट्रा। ये गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू का बेसिक सोर्स है। देन वी स्टडीड पावर टू लेवी टैक्सेस। पावर टू लेवी टैक्सेस कहाँ से आती है? वहां पर मैंने आपको कहा था कि कुछ आर्टिकल नंबर्स के ऊपर आपको रिसर्च करना है ऑन योर ओन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 265 बोलता है, नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी इंडिया में अगर आपको कोई भी टैक्स चार्ज करना है या कलेक्ट करना है, इट मस्ट बी अंडर एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। एक लॉ बनना चाहिए, लॉ में सारी प्रोविजंस, सारे रूल्स लिखे हुए होने चाहिए, और अकॉर्डिंगली आप इंडिया में टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो लॉ बनाने की पावर है या टैक्सेस चार्ज करने की पावर है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द 7th शेड्यूल।
सेवंथ शेड्यूल नाम का एक शेड्यूल बना है। इसके अंदर 3 अलग अलग तरह की लिस्ट्स बनी है। एक को हमने कहा यूनियन लिस्ट, एक को हमने कहा स्टेट लिस्ट और एक को हमने कहा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स दिए गए हैं, वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसके ऊपर टैक्स लेवी करने का एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव डोमेन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी कि जो पार्लियामेंट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका है। स्टेट लिस्ट में जो भी टैक्सेस लेवी करने हैं या जो भी लॉज बनाने हैं, उसके एक्सक्लूसिव पावर, उसका एक्सक्लूसिव डोमेन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहेगी या स्टेट लेजिस्लेचर जो रहेगा उसके पास में पावर है। कंकरेंट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स दिए गए उसके ऊपर लॉ बनाने के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में है। ये दोनों लोग मिलकर उसके ऊपर टैक्स लेवी कर सकते हैं। तो दीज वर द बाइफर्गेशन ऑफ पावर्स टू लेवी टैक्सेस इन अकॉर्डेंस विद द 7th शेड्यूल, जहां पर यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे टैक्सेस दिए गए हैं या कुछ ऐसे सिनारियोज दिए गए हैं या सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसके ऊपर टैक्स लेवी करने का पावर या लॉ बनाने का पावर यूनियन गवर्नमेंट का है, यानी कि पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं या जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसके ऊपर टैक्स लेवी करने का पावर या टैक्स लेवी करने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव स्टेट लेजिस्लेचर का डोमेन है। कंकरेंट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स है, जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसके ऊपर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेवी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लेवी करेगी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं। देन वंस वी डन टिल दिस पॉइंट, तो हम लोग बड़े इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की तरफ। ठीक है, उसे समझने से पहले यानी जीएसटी मॉडल समझने से पहले हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर प्रायर टू दी जीएसटी, यानी कि जीएसटी आने के पहले इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर क्या था, हम लोगों ने वो समझा। वी अंडरस्टूड दैट कि जीएसटी आने के पहले प्रायर टू द जीएसटी देयर वर मल्टीपल टैक्सेस और मेनी टैक्सेस। जैसे कि एक था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि चार्ज किया जाता था मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, और ये चार्ज करती थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। एक था सर्विस टैक्स जो कि चार्ज किया जाता था प्रोविजन ऑफ सर्विस के ऊपर, और अगेन ये चार्ज करती थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखिए लिस्ट 1 लिखा है, यहाँ पर भी लिस्ट 1 लिखा है। एक था सेल्स टैक्स, वैट और सीएसटी यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसके ऊपर टैक्सेबल इवेंट था सेल, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करती थी अंडर लिस्ट 1 एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती थी। और ये जो सेल्स टैक्स था इसके 2 बाइफर्केशन थे, एक सेल्स विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ही जो सेल होता है वो, यानी परचेसर एंड सेलर इज इन द सेम स्टेट, विद इन द स्टेट, और एक था सेल्स आउटसाइड और बिटवीन द स्टेट। ये जो सेल्स विद इन द स्टेट जो हो रहा है इसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट लेवी करती थी बाय स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो आउटसाइड द स्टेट या बिटवीन द स्टेट होता था उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लेवी किया जाता था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देन वी हैव, आज भी हमारे पास में है कस्टम्स ड्यूटी जो कि चार्ज किया जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, और जो चार्ज करते थे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन इन द लिस्ट 1। Then there were various state level taxes, entry tax, entertainment tax, etc. etc. इनके टैक्सेबल इवेंट अलग अलग थे और ये चार्ज करते थे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। सो इतने सारे टैक्सेस थे हमारे पास। There were too many taxes, too many laws, too much compliances। उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, उसके रिटर्न्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, उसका ऑडिट करना पड़ेगा, उसे का कंप्लायंस करना पड़ेगा। फिर अगर किसी लॉ के अंदर में कोई लीगल नोटिस आती है या गवर्नमेंट के हिसाब से लगता है कि आपने टैक्स कम पे किया है तो उसका आंसर करो। गवर्नमेंट के ऊपर भी ज्यादा कॉस्ट था। ये सब जितने भी अलग अलग टैक्सेस है इनके अलग अलग स्टाफ या अलग अलग एम्प्लॉइज, उनका अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका अलग अलग तरीके से रेगुलेशन, दिस वॉज ऑल होल अ ट्रबलसम केस। तो जो इनहेरेंट लिमिटेशंस थी या डिसएडवांटेजेस थे ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर के, उन्हें डील करने के लिए एक नया स्ट्रक्चर नेसेसरी हो गया, और फिर वो नया स्ट्रक्चर आया इन द नेम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहते हैं। जीएसटी के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर फिर कैसा है? जैसे कि पुराने इसमें तो वन नेशन मल्टीपल टैक्सेस दिख रहे हैं, बट जीएसटी में कैसा स्ट्रक्चर है? जीएसटी में देयर इज अ स्ट्रक्चर वन नेशन वन टैक्स।
जीएसटी लॉ के अंदर में टैक्सेबल इवेंट को एक ही कहा गया, सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट क्या बनाया गया, सिर्फ एक, सप्लाई। जैसे हम पुराने लॉज अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट वाज मैन्युफैक्चर, सर्विसेज में टैक्सेबल इवेंट वाज सर्विस, सेल्स में टैक्सेबल इवेंट वाज सेल्स, और एंट्री टैक्स में एंट्री ऑफ द गुड्स, एंटरटेनमेंट टैक्स में एंटरटेनमेंट वाज द टैक्सेबल इवेंट। सिमिलरली देयर वर वेरियस टैक्सेबल इवेंट्स बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन, बेस्ड ऑन द नेचर। अलग अलग ट्रांजैक्शन के ऊपर एक अलग तरीके का टैक्सेबल इवेंट था इन द ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ। बट इन जीएसटी हमने सारे पंगे को डील करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला, दैट वी सेड देयर विल बी ओनली वन टैक्सेबल इवेंट, दैट विल बी सप्लाई। सप्लाई किसका, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो जीएसटी लॉ के अंदर टैक्सेबल इवेंट एक ही है, सप्लाई। लेकिन सप्लाई को दो कैटेगरीज में बाइफरगेट किया गया। सप्लाई को दो कैटेगरीज में बाइफरगेट किया गया। एक बनाया हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, यानी कि सप्लायर भी फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का है एंड रेसिपिएंट इज आल्सो ऑफ महाराष्ट्र, तो उसको हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई outside the state or between the state. Let us say supplier is of Maharashtra and recipient is of Gujarat, तो उसे हम कहेंगे interstate taxable supply। तो जो इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई होगा विद इन द स्टेट, उसके ऊपर सीजीएसटी लेवी किया जाएगा प्लस एसजीएसटी भी लेवी किया जाएगा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी लेवी किया जाएगा, एट द सेम टाइम स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी लेवी किया जाएगा। और ये जो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर दो अलग अलग टैक्सेस आ रहे हैं, ये जो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर दो अलग अलग तरीके के टैक्सेस आ रहे हैं, इस मॉडल को कहा जाता है ड्यूअल जीएसटी मॉडल। इसे क्या कहा जाता है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। मतलब इंडिया में जीएसटी का कौन सा मॉडल आया है सर, तो इंडिया में जीएसटी का ड्यूअल जीएसटी मॉडल आया है। देयर आर कंट्रीज जहां पे ट्रिपल जीएसटी मॉडल भी है, सिंगल जीएसटी मॉडल भी है। जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे, मतलब सप्लाई आउटसाइड द स्टेट करोगे, तो उसके ऊपर आईजीएसटी ही लगेगा, सिर्फ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। और ये जो आईजीएसटी का रेट रहेगा, इट विल बी अप्रॉक्स सम ऑफ टोटल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यानी मान लेते हैं कि मैं महाराष्ट्र का सप्लायर हूं और कोई प्रोडक्ट अगर मैं सेल कर रहा हूं, तो मान लेते हैं महाराष्ट्र में इसके ऊपर सीजीएसटी है 5% और एसजीएसटी भी है 5%। तो अगर मैं महाराष्ट्र के रिसिपिएंट को सेल कर रहा हूं या सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं सीजीएसटी चार्ज करूंगा 5%, एसजीएसटी चार्ज करूंगा 5%। लेकिन वही चीज अगर मैं महाराष्ट्र में बैठकर लेटर से गुजरात में सेल कर रहा हूं या गुजरात में सप्लाई कर रहा हूं, तो फिर मैं सिर्फ आईजीएसटी चार्ज करूंगा एंड दैट विल बी सम इक्विवेलेंट टू सीजीएसटी रेट प्लस एसजीएसटी रेट ऑन अ सिमिलर ट्रांजैक्शन। तो वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यहाँ पे अगर सीजीएसटी का रेट है मान लेते हैं 9%, एसजीएसटी का रेट है मान लेते हैं 9%, तो आईजीएसटी हो जाएगा 18%। ठीक है। सिमिलरली इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी इंडिया के बाहर से इंडिया में अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो, तो उसमें इन प्लेस ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंड एसएडी यानी कि स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, आईजीएसटी विल बी चार्ज्ड। एट दिस मोमेंट आप लोग सिर्फ इसे याद कर लो कि कस्टम में से काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी कि सीवीडी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी यानी कि एसएडी के जगह पर जीएसटी लॉ के अंदर में आईजीएसटी लगता है। ये क्या है, कैसे है, क्यों लगता है, कितना होता है, वो सब हम समझेंगे इन दी कस्टम्स लॉ। कस्टम लॉ इटसेल्फ हमारे सिलेबस का एक पार्ट है जो हमें पढ़ना है। तो कस्टम जब आएगा तब हम इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ याद रखने के लिए लर्न कर लो कि कस्टम लॉ में जो सीवीडी यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी या फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी यानी कि एसएडी लेवी किया जाता था, उसके जगह पर जीएसटी लॉ में अभी आईजीएसटी लेवी किया जाता है। बाकी बचा हुआ कस्टम लॉ आज भी एप्लीकेबल है। देन we tried to understand few advantages under GST law.
रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, ये जो ऊपर हमने देखे इतने सारे टैक्सेस थे, एक्साइज अलग, सर्विस टैक्स अलग, सेल्स टैक्स अलग अलग स्टेट का अलग, वैट यानी कि सीएसटी अलग, और एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और अलग अलग नाम से वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग अलग टैक्सेस थे। उन सब के जगह पर एक ही टैक्स आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो मल्टीपल टैक्सेस थे उनको रिड्यूस किया, उनका रिडक्शन हुआ। मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग और डबल टैक्सेशन, जैसे पहले मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके ऊपर एक्साइज आता था, उसी को सेल कर रहे हो उसके ऊपर सेल्स टैक्स आता था, राइट। और अगर मल्टीपल पॉइंट ऑफ सेल है तो मल्टीपल जगह पे अलग अलग सेल्स टैक्स लगेगा, होलसेलर अलग लगाएगा, रिटेलर अलग लगाएगा। सर्विसेज में सर्विस टैक्स था। सो जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, मैन्युफैक्चरर पे पहले एक्साइज लगा दिया, फिर मैन्युफैक्चरर ने सेल किया तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया, होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया तो उसके ऊपर फिर से सेल्स टैक्स लगाया, रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया तो रिटेलर ने अपना सेल्स टैक्स अलग लगाया। तो टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा था। तो ये जो मल्टीपल टैक्सेशन है जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, उसको हमने रिड्यूस किया। मोर इफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट्स। अभी जो टैक्स के ऊपर टैक्स अगर आएगा तो हमारे कंट्री के जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसकी प्राइस ज्यादा रहेगी, तो एक्सपोर्ट मार्केट में हमें एडवांटेज कम मिलेगा। तो जीएसटी आने की वजह से एक्सपोर्ट में भी बेनिफिट हुआ, एक कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप हुआ, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट आया। पहले तो क्या था, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेल्स टैक्स चार्ज करती थी या वैट चार्ज करती थी, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज करती थी। तो हो सकता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर महाराष्ट्र में कुछ भी टैक्स नहीं है लेकिन राजस्थान में उसी प्रोडक्ट के ऊपर 5% टैक्स है अंडर द ओल्ड लॉ। तो क्या होता था कि एक ही कंट्री है बट बिकॉज ऑफ टैक्सेशन लॉ वी हैव डिफरेंट और मल्टीपल मार्केट्स। जीएसटी में क्या क्या है, पंगा हटा ही दिया बोल दिया सप्लाई के दो पार्ट्स है, इसके ऊपर जीएसटी की रेट्स है, आपको ऐसा ही जीएसटी चार्ज करना है। तो पूरे इंडिया में एक कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप हो गया बराबर है। सिंपलर टैक्स रिजिम आया। अब ऑब्वियसली पहले मुझे इतने सारे टैक्स लॉस का कंप्लायंस करना था, इतने सारे टैक्सेस के ऊपर ध्यान देना था, उसके जगह पर एक ही सिस्टम आया तो रिजिम सिंपल हो गया, टैक्स सिस्टम सिंपल हो गया, गवर्नमेंट के लिए टैक्स का बेस ब्रॉडर हो गया, कंप्लायंस भी इजी हो गया और गवर्नमेंट की रिसोर्सेज का भी यूज बहुत अच्छी तरीके से हुआ, इफिशिएंटली हुआ। These are few advantages of the goods and services tax। इसी को ही हम कह सकते हैं what were the disadvantages और limitations of the old indirect tax system, हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब जीएसटी के फीचर्स क्या है तो सबसे पहले जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि आप ये देखोगे कि जो भी गुड्स और सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो उसका डेस्टिनेशन क्या है। यानी कि मान लेते हैं सप्लायर इज फ्रॉम मुंबई, जो सप्लायर है वो कहां से है, मुंबई से है, और रेसिपिएंट इज इन नागपुर। सो लेट अस से सप्लायर इज इन मुंबई, ठीक है, और रेसिपिएंट इज इन नागपुर। तो आप देखोगे कि गुड्स का एंड डेस्टिनेशन क्या है, गुड्स का एंड डेस्टिनेशन क्या है या सप्लाई का एंड डेस्टिनेशन क्या है। तो ये भी सर महाराष्ट्र में है, ये भी सर महाराष्ट्र में है, तो इसके लिए इसे मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई मानूंगा, विद इन द स्टेट सप्लाई मानूंगा, और इसके ऊपर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेवी करूंगा। वही अगर मुंबई का सप्लायर कुछ गुड्स सप्लाई कर रहा है, मान लेते हैं दिल्ली में, तो ये तो महाराष्ट्र में दैट इज ओके, बट इसका डेस्टिनेशन जो है वो आउटसाइड दी महाराष्ट्र है, नेशनल कैपिटल रीजन या यूनियन टेरिटरी हम कह सकते हैं। तो ये हो गया मेरा इंटर स्टेट सप्लाई, ऊपर वाला विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट, नीचे वाला दिल्ली वाला इंटर स्टेट सप्लाई। इसके लिए इसके ऊपर एक ही टैक्स लेवी करेंगे हम, जिसको हम कहेंगे आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, व्हिच विल बी सम इक्विवेलेंट टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेवीड ऑन अ सिमिलर ट्रांजैक्शन। तो ये पहला फीचर है। दूसरा, इट अप्लाइज टू ऑल स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन, यानी मैन्युफैक्चरर भी जीएसटी चार्ज करेगा, होलसेलर भी जीएसटी चार्ज करेगा, रिटेलर भी जीएसटी ही चार्ज करेगा, यानी सारे जो चेन्स है या पॉइंट्स है जहां पर गुड्स के या सर्विसेज में वैल्यू एडिशन होता है, हर एक जगह पर सेम टैक्स लगेगा।
इट इज अप्लीकेबल टू ऑल टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी टैक्सेबल एलिमेंट एक ही कर दिया हमने सप्लाई, एज अगेंस्ट द मैन्युफैक्चर सेल और प्रोविजन ऑफ सर्विस विच वाज अप्लीकेबल इन द अर्लियर प्रोविजन। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस जो हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। We have dual GST model having two concurrent components, central GST levied and collected by center, state GST levied and collected by state, CGST and SGST on intra-state supplies and IGST on interstate supplies। ठीक है, ये हमने देखा था। जीएसटी के अंदर एक्स कौन है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या फिर यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, आईजीएसटी अगेन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, कॉम्पेंसेशन सेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है टू कॉम्पेंसेट द रेवेन्यू लॉसेस ऑफ द स्टेट बिकॉज ऑफ द जीएसटी। इसका मतलब क्या है? जीएसटी आने की वजह से ऐसी एक सिचुएशन आई है जहां पर सम स्टेट्स ये कह रहे हैं कि अगर मैं ओल्ड यानी पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम फॉलो करता तो मेरे पर्टिकुलर स्टेट का रेवेन्यू ज्यादा आता। लेट अस से महाराष्ट्र स्टेट ये कह रही है कि पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में जो वैट और सेल्स टैक्स और अदर टैक्सेस का जो सिस्टम था उसमें महाराष्ट्र स्टेट का रेवेन्यू ज्यादा है या ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम। तो महाराष्ट्र स्टेट फॉर एग्जांपल अग्री नहीं करेगा नए सिस्टम को, क्या कहेगा कि ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि मुझे तो पुराने सिस्टम में फायदा था तो मैं अपना नुकसान क्यों करूं। तो इसका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जिस किसी भी स्टेट का जीएसटी आने की वजह से न्यू इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में रेवेन्यू कम आ रहा है और लेस आ रहा है एज कंपेयर टू द ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, तो ये जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट कर देगी बाय अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या हुआ हमें समझना नहीं है। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट कर देगी तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए और उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन सेस लेवी करती है या चार्ज करती है। ये जो कॉम्पेंसेशन सेस है ये हर एक प्रोडक्ट या हर एक सर्विसेज के ऊपर लेवी नहीं किया जाता है। Generally, compensation cess is levied or charged on demerit products or luxurious product, जैसे कि जो एरिएटेड ड्रिंक है यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप लेते हो उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन सेस आ सकता है, जो लग्जरी कार्स है या मोटर कार्स है उसके ऊपर भी कॉम्पेंसेशन सेस आ सकता है। तो गवर्नमेंट डीमेरिट प्रोडक्ट या लग्जरी प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्पेंसेशन सेस चार्ज करती है, वो कलेक्ट करती है एंड इन द डिजायर्ड और अप्रोप्रिएट फॉर्मूला जिस किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी के वजह से नुकसान हुआ है उन्हें वो पे करती है बाय इन द नेम ऑफ कंपेंसेशन सेस। ये कंपेंसेशन सेस सिर्फ डिमेरिट प्रोडक्ट या लग्जरियस प्रोडक्ट के ऊपर ही चार्ज करते हैं, हमको पता होना, और बिकॉज इट इज चार्ज ओनली ऑन द डिमेरिट प्रोडक्ट और लग्जरियस प्रोडक्ट्स, इसकी वजह से एज जो नॉर्मल कंज्यूमर या नॉर्मल कस्टमर है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं एरिएटेड ड्रिंक, टोबैको, गुटखा के ऊपर अगर चार्ज कर दिया जो कि डीमेरिट प्रोडक्ट्स है, इससे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर यानी कि मोटर कार्स के ऊपर अगर चार्ज कर दिया जो लग्जरी वाली है तो परचेस करने वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके क्या हुआ कि जो नॉर्मल कस्टमर या नॉर्मल कंज्यूमर या जो कॉमन मैन है या मैंगो मैन है, एक आम आदमी है, उसके ऊपर कंपेंसेशन से इसका कुछ ज्यादा हिट या बर्डन नहीं आया और गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपेंसेट भी कर दिया, क्या कर रही है। इनिशियली कंपेंसेशन से सिर्फ 5 इयर्स के लिए एप्लीकेबल है बिकॉज गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि विद इन 5 इयर्स ये जो इनका लॉस है ये एट पार आ जाएगा, रिकवरी हो जाएगी सारी और सिस्टम अच्छे से वर्क करेगी। तो इनिशियली इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 5 इयर्स। वी विल डिस्कस ऑन दिस इन डिटेल, ये चारों एक्ट्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन दी अपकमिंग लेक्चर्स ऑफ द जीएसटी। एनीवेज हमको जीएसटी में यही तो एक्ट्स पढ़ने हैं, इन्हीं के बारे में तो हमको समझना है, राइट। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मीनिंग ऑफ टर्म इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। तो पहली बात तो सर इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब कौन सा सप्लाई होता है? दिस इज अ सप्लाई विद इन दी स्टेट, दिस इज द सप्लाई विद इन दी स्टेट, यानी कि सप्लायर भी महाराष्ट्र का ही है एंड रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र का ही है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब कि सप्लाई विद इन दी स्टेट।
कुछ इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड और स्टडी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट। जैसे कि मान लेते हैं कि ये सप्लायर है मिस जॉर्ज इलेक्ट्रॉनिक्स और रिसिपिएंट है अरविंद इलेक्ट्रॉनिक्स। सो लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्पेसिफिक चैप्टर है हमारे सिलेबस में जिसका वेटेज समथिंग बिटवीन 4 to 6 मार्क्स के रेंज में होता है, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन महाराष्ट्र, सप्लायर भी महाराष्ट्र में है और रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र में है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, सप्लाई विद इन द स्टेट। और इसके ऊपर क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा प्लस एसजीएसटी लगेगा, और ये जो एक ट्रांजैक्शन पे जो दो टैक्सेस लग रहे हैं उसे हम कहते हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल। और यहां से हमको ये भी समझ में आ सकता है कि जीएसटी जो है सर इट इज इन दी कंकरेंट लिस्ट। जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट हमने पढ़ी यूनियन स्टेट सेंटर सॉरी यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट, तो जीएसटी किस में, कंकरेंट लिस्ट में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लेवी कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लेवी कर रही है। दूसरा एग्जांपल इंटरस्टेट सप्लाई, इसका मतलब क्या है, सप्लाई आउटसाइड द स्टेट या फिर सप्लाई बिटवीन द स्टेट। जैसे कि मान लेते हैं लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन भुवनेश्वर विच इज इन ओडिशा एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन हैदराबाद विच इज इन तेलंगाना। तो सप्लायर इज इन ओडिशा एंड रिसिपिएंट इज इन तेलंगाना, तो इसे हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाई आउटसाइड द स्टेट और सप्लाई बिटवीन द स्टेट। और इसके ऊपर एक ही टैक्स लगेगा जिसका हम क्या कहते हैं, आईजीएसटी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसका जो रेट रहेगा इट विल बी सम इक्विवेलेंट टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज्ड ऑन द सिमिलर ट्रांजैक्शन। यानी ये जो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया है इसके ऊपर अगर सीजीएसटी का रेट है मान लेते हैं 10%, एसजीएसटी का भी रेट है मान लेते हैं 10%, तो आईजीएसटी कितना रहेगा 20%। ठीक है। सो अगेन सेम थिंग, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, it is levied on supply of all goods and services within a particular state by central government. SGST levy on all supply of goods and services within a particular state by respective state government. और IGST integrated goods and services tax, it is levied on all interstate supplies by the central government. तो आपको ये बाइफर्केशन और ये कंपोनेंट्स भी पता होने चाहिए। और इसमें ये जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है अगेन रिपीट करने के लिए इसे हम कहते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई, और ये जो आईजीएसटी है इसे हम कहते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड और ट्राइड टू अंडरस्टैंड इन अवर प्रीवियस वीडियो, जिसे हमने एक बार नोट्स में से भी रीडिंग के फॉर्मेट में रिपीट कर लिया। एक बार अगर फिर से हमें रीलुक करना है, इफ यू वांट टू लुक इट इनटू अगेन, तो जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसी को एक बार रीलुक करते हैं। तो वाई स्ट्रक्चर, एडवांटेजेस, जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस किया था। टैक्स स्ट्रक्चर प्रायर टू जीएसटी क्या है, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स यानी कि वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, स्टेट टैक्सेस वेरियस, फिर एक्साइज क्या था, सेल्स टैक्स क्या था, सर्विस टैक्स क्या था, स्टेट टैक्सेस क्या थे, कस्टम ड्यूटी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या थे ओल्ड जीएसटी मॉडल में, ठीक है ना। और जीएसटी के एडवांटेजेस क्या है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, है ना, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी क्या है, टैक्स कलेक्शन कैसे होता है, सप्लाई कैसा है, विद इन द स्टेट क्या है, आउटसाइड द स्टेट क्या है, लॉज अंडर जीएसटी कौन से है, जीएसटी के फीचर्स क्या है, ठीक है ना। साथ में जीएसटीएन के बारे में हमने सिर्फ नाम पढ़े थे। अब आज के इस वीडियो में अभी इस ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना है, एक बार हम क्विकली देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टैक्सेस सबज्यूम्ड इन द जीएसटी। कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में सबज्यूम हुए हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन ऑफ गुड्स फ्रॉम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जीएसटीएन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथ में वी विल ट्राई टू रीड और अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो ए बी सी डी एंड ई ये 5 पॉइंटर्स को अंडरस्टैंड करने का हमारा अभी
नाउ ऑनवर्ड्स एजेंडा है। सबसे पहले let us try to understand taxes subsumed in GST. We will try to understand what are the taxes subsumed in the GST. So हमें पढ़ना है taxes subsumed in GST. Now यहां पे ये जो subsumed वर्ड आया है, ये जो subsumed वर्ड आया है, इसका मीनिंग एक कॉमन सेंस में या एक जनरल पार्लेंस में हम लोग ले सकते हैं टैक्सेस विच आर एब्जॉर्ब्ड और इंक्लूडेड इन जीएसटी। एब्जॉर्ब्ड और इंक्लूडेड इन जीएसटी मतलब क्या है कि भाई ऐसे कौन से पुराने टैक्सेस थे, व्हाट वर दी ओल्ड टैक्सेस जो जीएसटी आने के वजह से जीएसटी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं, या जो जीएसटी के वजह से आज के डेट में जिनका एग्जिस्टेंस या इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, इन सिंपल वर्ड जिनकी डेथ हो चुकी है, जो मर चुके हैं। सो व्हाट आर द टैक्सेस दोज आर सबज्यूम्ड और एब्जॉर्ब्ड इन जीएसटी। ऐसे कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में एब्जॉर्ब हो चुके हैं, सबज्यूम हो चुके हैं, या जीएसटी आने की वजह से जिनकी डेथ हो चुकी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। तो उनकी लिस्ट सिंपल वर्ड्स में कुछ इस तरीके से चल सकती है। नंबर 1, फर्स्ट, सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी करती थी अंडर डिफरेंट लॉज, वो जीएसटी के अंदर में अभी एब्जॉर्ब हो चुकी है, सबज्यूम हो चुकी है। दूसरा, सर्विस टैक्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोविजन के ऊपर जो भी सर्विस टैक्स लेवी करती थी या चार्ज करती थी, इट इज एब्जॉर्ब्ड और सबज्यूम इन दी जीएसटी। आज के डेट में वो एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो विद इन द स्टेट सेल के ऊपर सेल्स टैक्स लेवी करती थी, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लेवी करती थी, वो जीएसटी में एब्जॉर्ब हो चुका है या फिर सबज्यूम हो चुका है। इसके हम कहेंगे सेल्स टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। सिमिलरली, सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी कि सीएसटी जो कि लगता था सेल्स के ऊपर ही, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, वो भी जीएसटी में सबज्यूम हो चुके या फिर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। फिफ्थ वन में हम कह सकते हैं वेरियस स्टेट टैक्सेस सच एज एंट्री टैक्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जो वेरियस या अलग अलग तरीके के टैक्सेस लेवी करती थी, वो भी जीएसटी के अंदर क्या हो चुके हैं, सबज्यूम हो चुके हैं या फिर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, एक्सेप्ट एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडीज। यानी कि जो लोकल बॉडी मतलब क्या, जो म्युनिसिपैलिटी है या पंचायत है या कैंटोनमेंट बोर्ड है, वो लोग जो एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज करते हैं, या इन सिंपल वर्ड्स टैक्सेस लेविड बाय लोकल बॉडीज आर नॉट सबज्यूम्ड और आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द जीएसटी। जीएसटी के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द टैक्सेस आर सबज्यूम्ड और एब्जॉर्ब्ड इन द जीएसटी, लेकिन जो लोकल बॉडी एंटरटेनमेंट टैक्स लेवी करती है या चार्ज करती है, वो पहले भी एप्लीकेबल था और वो आज भी एप्लीकेबल है। ठीक है,
इसके अलावा कुछ और टैक्सेस सब्ज्यूम और एब्जॉर्ब हो चुके हैं जिसको हम लिखेंगे 6 नंबर पे। काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी एसएडी अंडर कस्टम्स लॉ। मतलब जो कस्टम्स ड्यूटी है विच इज लेविड ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उस कस्टम ड्यूटी में से सिर्फ दो टैक्सेस या दो तरह की जो चार्जेस थे या लेविस थी वो जीएसटी में सब्ज्यूम हुई है, वो जीएसटी में एब्जॉर्ब हुई है, जिनका नाम है सीवीडी एंड एसएडी। यानी कि रिमेनिंग कस्टम्स लॉ आज भी एप्लीकेबल है। जब हम कस्टम्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, तब हम स्टडी करेंगे दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ और वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस लेविड अंडर कस्टम लॉ। जैसे कि होता है एक बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी एंड सम अदर काइंड्स ऑफ टैक्सेस एज वेल। मैंने आपको तीन ही नाम बताए, बट उसमें और भी लिस्ट कंटिन्यू हो सकती है हमारी। उसमें से जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर कस्टम्स लॉ, सिर्फ ये दो तरह के टैक्सेस जीएसटी में एब्जॉर्ब हो चुके हैं, सब्ज्यूम हो चुके हैं। बचा हुआ कस्टम्स लॉ आज भी एप्लीकेबल है, आज भी चार्ज किया जाता है। So in short, what are the taxes? Those are subsumed or absorbed in the GST law. अगर हमें उसकी क्विक लिस्ट पढ़नी है तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट which is charged by state government on sales of goods, central sales tax which is again charged on the sales of the goods. Various state level taxes are subsumed or absorbed in the GST, लेकिन except entertainment taxes, those are levied or charged by local bodies, are not subsumed or are not absorbed under the GST law. सिमिलरली कस्टम्स में से सिर्फ दो टैक्सेस जीएसटी में सब्ज्यूम हुए हैं या एब्जॉर्ब हुए हैं, दो तरह के लेवीज जिसको हम कहते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी या फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर द कस्टम्स लॉ। बचा हुआ कस्टम्स लॉ आज भी एप्लीकेबल है। बचे हुए टैक्सेस और रिमेनिंग टैक्सेस अंडर द कस्टम्स लॉ आर एप्लीकेबल टुडे एज वेल। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है। इस लिस्ट के ऊपर सवाल कैसे आ सकता है? सवाल व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? तो इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द टैक्सेस सब्ज्यूम्ड और एब्जॉर्ब अंडर जीएसटी लॉ। तो आपको ये लिस्ट लिखनी है। समटाइम्स दे विल आस्क व्हाट आर द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस सब्ज्यूम्ड और एब्जॉर्ब इन द जीएसटी लॉ। तो आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस का नाम लिखना है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी। कभी कभी पूछ सकते हैं व्हाट आर द टैक्सेस सब्ज्यूम्ड और एब्जॉर्ब those were levied by state government earlier। तो आपको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट का नाम लिखना। इस पे से we can get answer to one more question, what are the taxes those are not subsumed or absorbed under GST law। ऐसे कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्ज्यूम या एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं? इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सोचिए कि व्हाट आर द टैक्सेस दोज आर नॉट सब्ज्यूम्ड और एब्जॉर्ब अंडर जीएसटी लॉ। ऐसे कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी लॉ में सब्ज्यूम या एब्जॉर्ब नहीं हुए, जिसका जवाब आप लोगों को ये जो टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन द जीएसटी लॉ में हमने 1 2 3 4 5 पढ़ा उसी में से मिल सकता है। तो ध्यान से इसको एक बार सोचिए। तो एक बार फिर से, व्हाट आर द टैक्सेस दोज आर सब्ज्यूम्ड और एब्जॉर्ब अंडर द जीएसटी लॉ। ठीक है, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो जीएसटी लॉ में सब्ज्यूम या एब्जॉर्ब हुए हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट। मतलब मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो चार्ज की जाती थी उसके लिए एक सेपरेट लॉ इन प्लेस था अर्लियर। काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, यानी कि जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी यानी कि एसएडी जिसको मैंने कहा उसको स्पेशल सीवीडी भी कहते हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस ऑन अबव, यानी कि जो ए बी सी डी और ई के ऊपर जो भी सेस या सरचार्ज लेवी किया जाता था वो भी सब्ज्यूम हो चुका है, वो भी एब्जॉर्ब हो चुका है अंडर दी जीएसटी लॉ। व्हाट आर द स्टेट टैक्सेस दोज आर सब्ज्यूम्ड और एब्जॉर्ब अंडर जीएसटी लॉ? तो स्टेट सरचार्ज एंड सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरटेनमेंट टैक्स सब्ज्यूम और एब्जॉर्ब हो चुका है, लेकिन
इसमें आपको ध्यान रखना है एक्सेप्ट दोज चार्जेस लेविड बाय लोकल बॉडीज, यानी कि लोकल बॉडी का जो एंटरटेनमेंट टैक्स है ये जो है ये नॉट सब्ज्यूम्ड और नॉट एब्जॉर्ब अंडर जीएसटी लॉ है। ठीक है ना, ये सीवीडी और एसीडी किस में था, कस्टम में था। बचा हुआ कस्टम लॉ आज भी एप्लीकेबल है, आज भी इन प्रेजेंट चार्ज होता है। साथ में टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, जो लॉटरी आप लोग खेलते हो, जो बेटिंग आप लोग करते हो, जो गैम्बल आप करते हो, जो जुआ आप लोग खेलते हो, उसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेवी करती थी वो भी जीएसटी लॉ में सब्ज्यूम हो चुका है। एंट्री टैक्स एंड परचेस टैक्स, वैट और सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट आर आल्सो सब्ज्यूम्ड और एब्जॉर्ब्ड अंडर द जीएसटी लॉ। तो अगर आपको सेपरेट लिस्ट पूछी कि सेंट्रल टैक्सेस कौन से है तो ये ए से लेके एफ तक के आप नाम लिख सकते हो, स्टेट टैक्सेस कौन से है तो ए से लेके जी तक के आप नाम ले सकते हो, और सिर्फ पूछा व्हाट आर द टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन द जीएसटी तो फिर आप दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है ना, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू गिव द और यू हैव टू प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट आंसर। अब बढ़ते हैं, वो जो मैंने आपको सवाल पूछा था कि व्हाट आर द टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम्ड और नॉट एब्जॉर्ब्ड अंडर द जीएसटी लॉ, तो इसमें मेजर नाम क्या आ सकते हैं, एक नाम आ सकता है एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटीज और लोकल बॉडीज, तो एक मैं लिख सकता हूं एंटरटेनमेंट टैक्स, विच इज चार्ज और लेविड बाय लोकल अथॉरिटीज या फिर लोकल बॉडीज जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड्स एक्सेट्रा। दूसरा कस्टम्स ड्यूटी, सेकंड क्या हो सकता है कस्टम्स ड्यूटी, एक्सेप्ट सीवीडी एंड एसएडी, क्योंकि सीवीडी एंड एसएडी इज सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी लॉ। सो कस्टम्स ड्यूटी का भी हम नाम लिख सकते हैं, राइट, कस्टम लॉ, बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा इज नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी लॉ एक्सेप्ट सीवीडी एंड एसएडी, इसी का नाम है स्पेशल एडिशनल काउंटरवैलिंग ड्यूटी, तो हम वो भी लिख सकते हैं कि भाई सीवीडी, काउंटरवैलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ये जो कस्टम लॉ में लेवी की जाती है ये जीएसटी लॉ के अंदर में सब्ज्यूम हो चुकी है या फिर एब्जॉर्ब हो चुकी है। ठीक है ना, तो सिर्फ लैंग्वेज और नाम और वर्ड्स चेंज हो गए, बाकी आंसर का कंटेंट तो सेम ही से आ सकता है। तो क्वेश्चन आपको दोनों फॉर्मेट में आ सकता है, व्हाट आर द टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी लॉ या व्हाट आर द टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी लॉ, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी लॉ, और इसी को दूसरी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं व्हाट आर द स्टेट टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी लॉ। आपको दोनों की लिस्ट अप्रोप्रिएट वे में पता होनी चाहिए जो हमने यहां पर भी पढ़ी है। तो सबसे पहले हमने देखा व्हाट आर दी टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन द जीएसटी लॉ, वो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया है या अभी हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करते हैं इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स ऑफ फ्रॉम जीएसटी, यानी कि ऐसे कौन से गुड्स है जो जीएसटी लॉ में आज भी इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि मैंने तो कहा कि ये जो टैक्सेस सब्ज्यूम हो चुके हैं, ये मर चुके हैं, ये डेथ हो चुके हैं, जीएसटी में एब्जॉर्ब हो चुके हैं, लेकिन इनकी आत्माएं आज भी भटक रही है। कुछ ऐसे गुड्स है जिनके ऊपर आज भी हम एक्साइज ड्यूटी या वैट चार्ज करते हैं। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे होता है वो अभी हम लोग पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट वी आर स्टडिंग इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो दारू आप लोग पीते हो वो जीएसटी लॉ में आज भी कवर्ड नहीं है। जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज करने का पावर आज भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएटेड और टर्बाइन फ्यूल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि एयरप्लेन में, एरोप्लेन में चार्ज करते हैं,
इसके ऊपर जीएसटी कब चार्ज करना है वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेंगी, द डेट फ्रॉम विच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज बाय लोकल बॉडीज, वो आज भी चार्ज किया जाता है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज करने का पावर अभी भी लोकल बॉडीज के ऊपर ही है। टोबैको, जो टोबैको आप लोग खाते हो वो टोबैको के ऊपर जीएसटी भी चार्ज किया जाता है, साथ में एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज किया जाता है। सो टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी लॉ के अंदर में भी है और जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज चार्ज करने का पावर अभी भी रखा है। सो इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स ये जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो दारू आप लोग पी रहे हो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट खुद अपना टैक्स चार्ज करेगी, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का वैट भी लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। अगर आप किसी होटल में या पब में खाना खाने जाते हो जहां पे लिकर भी सर्व करते हैं और अगर आपके कोई फ्रेंड या आप लोग लिकर भी लेते हो तो आपको जो इनवॉइस मिलता है या जो बिल मिलता है लिकर का बिल अलग मिलता है और फूड का बिल अलग मिलता है, या फिर एक ही बिल में दो अलग अलग बाइफरकेशन मिलेंगे, एक जगह पे लिखा होगा फूड और एक जगह पे लिखा होगा लिकर। ये जो फूड है इसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा और ये जो लिकर है इसके ऊपर वैट या सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। सर व्हाई? बिकॉज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी लॉ के पूरी तरीके से बाहर है। लिकर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इसीलिए आप देख सकते हो कि देर आर सम स्टेट्स जैसे कि गुजरात जहां पे लिकर इज बैन, देर आर सम स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र जहां पे लिकर को बैन नहीं है। दूसरा, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ, इसके ऊपर जीएसटी कब आएगा वो जीएसटी काउंसिल ये डेट आपको बताएगी। मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये तो कंप्लीटली जीएसटी लॉ के बाहर ही है, इसको जीएसटी लॉ में लाने के लिए पहले जीएसटी लॉ में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और बोलना पड़ेगा दैट वी आर ब्रिंगिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अंडर जीएसटी परव्यू, और उसके बाद काउंसिल विल टेल यू द एप्लीकेबल डेट फ्रॉम विच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ, ये वैसे तो जीएसटी लॉ के अंदर में इनका नाम लिखा गया है, उनके ऊपर मेंशन किया गया है, लेकिन इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल कब होगा वो जीएसटी काउंसिल बताएगी। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को और उसके बाद वो जीएसटी के अंदर में आएगा। सिमिलरली एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि लोकल बॉडीज चार्ज करती है वो तो एनीवेज जीएसटी लॉ के बाहर है। टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी लॉ के अंदर में जीएसटी भी चार्ज किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी चार्ज किया जाता है, साथ में इसके ऊपर जो पहले की एक्साइज ड्यूटी लेवी की जाती थी वो भी रिटर्न की गई है। तो ये ए बी सी और डी ये 5 नाम आपको अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी और बॉडी पता होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं जो जीएसटी लॉ से बाहर है, जो जीएसटी लॉ से एक्सक्लूड की गई है? एक, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दूसरा, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ। तीसरा, एंटरटेनमेंट टैक्स विच इज चार्ज्ड और लेविड बाय लोकल बॉडी। चौथा, टोबैको, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी भी है और पहले का एक्साइज ड्यूटी भी है। ठीक है, और इसमें आगे अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन जाए तो सर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर क्या चार्ज किया जाता है आज? तो ये इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस चार्ज की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का वैट, स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज एक्सेट्रा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस या एटीएफ, इसके ऊपर जीएसटी कब से आएगा सर? वो जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड एंड विल टेल यू एप्लीकेबल डेट, उस डेट से जीएसटी आएगा। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या आता है सर? इसके ऊपर अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी आती है पेट्रोलियम से रिलेटेड, प्लस इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का अपना वैट एक्सेट्रा चार्ज किया जाता है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी चार्ज करती थी वो आज भी एप्लीकेबल है। अगर आप कोई मूवी देखने थिएटर में वगैरह में जाते हो तो उस टिकट के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा होता है, तो वो आज भी है। टैक्स फ्री जो हम कहते हैं वो एंटरटेनमेंट टैक्स से रिलेटेड ही टर्म होता है। कोई मूवी अगर टैक्स फ्री होती है तो इट इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट टैक्स एज वेल। टोबैको सर इसके ऊपर जीएसटी भी है और एक्साइज भी है। सर ऐसा क्यों किया गया? ए बी सी और डी का अलग अलग बाइफरकेशन क्यों किया गया? क्योंकि ये जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है
ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा चंक है। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन से आता है, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू आता है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इनको जीएसटी लॉ से भी बाहर रखना है या इसके ऊपर जीएसटी में कब लाना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो एक बार फिर से अगर हमें समझना है, इफ यू वांट टू relook on these particular parts, what are the goods or taxes those are excluded from the GST अभी भी, तो एक बार अगर हमें देखना है तो हम क्या कहेंगे, exclusions from GST, क्या क्या चीजें जीएसटी से एक्सक्लूड की गई या अभी भी जीएसटी में नहीं है। तो पहले है अल्कोहल, ठीक है ना, देखो हमने पढ़ा है अल्कोहल, लेकिन ये अल्कोहल के भी दो टाइप्स होते हैं, ये अल्कोहल के भी दो टाइप्स होते हैं। कौन से होते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। सो पहला, फर्स्ट टाइप अल्कोहलिक लिकर, यानी कि जो दारू आप लोग पीते हो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि जो दारू आप लोग पीते हो, 4 बोतल वोडका काम आपका रोज का। दूसरा, ऐसा अल्कोहल विच इज फॉर इंडस्ट्रियल यूज, यानी कि जो अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि परफ्यूम्स, टॉयलेट प्रिपरेशंस, मेडिसिन एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, जो दारू आप लोग पीते हो, दिस इज, ये जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, जो दारू आप लोग पीते हो, दिस इज, इसके ऊपर जो टैक्सेस चार्ज करने हैं, दिस इज आउटसाइड जीएसटी। ये जीएसटी से क्या है, बाहर है, आउटसाइड जीएसटी है। फिर सर, ये जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, जो दारू आप लोग पीते हो, इसके ऊपर क्या चार्ज किया जाता है सर, तो इसके ऊपर आज भी स्टेट टैक्सेस आर चार्ज्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी लॉ। वही अल्कोहल फॉर इंडस्ट्रियल यूज, सर इंडस्ट्रियल यूज का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल यूज का मतलब ये होता है विच इज यूज्ड इन मेडिसिन्स या फिर टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्सेट्रा, विच इज यूज्ड इन मेडिसिन्स या फिर टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्सेट्रा, ठीक है ना। देयर आर मेनी थिंग्स जहां पे अल्कोहल यूज होता है, जैसे कि स्प्राइट या स्पिरिट हो गया, सीडी क्लीनर और डिस्क क्लीनर हो गया, बहुत सारे मेडिसिन में यूज होता है, टॉयलेट प्रिपरेशन में यूज होता है, परफ्यूमरीज में यूज होता है, मेनी प्रोडक्ट्स है जहां पे अल्कोहल अपार्ट फ्रॉम एज अ लिकर यूज होता है। तो जो अपार्ट फ्रॉम एज अ लिकर यूज होगा उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल यूज। सो अल्कोहल विच इज फॉर इंडस्ट्रियल यूज, जो इंडस्ट्री यूज कर रही है, विच इज नॉट यूज्ड एज दारू और लिकर, इट इज covered, it is covered in GST। तो इंडस्ट्रियल यूज का जो अल्कोहल होगा वो जीएसटी लॉ में कवर्ड है, और इसके ऊपर सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी एज द केस में भी हम चार्ज कर सकते हैं।
तो अल्कोहल के दो कंपोनेंट्स अलग अलग आपको पता होने चाहिए। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि टिपिकल आपकी दारू है या लिकर है, इट इज आउटसाइड द जीएसटी पर यू, ये जीएसटी लॉ के बाहर है और इसके ऊपर स्टेट लेवल के टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे, एग्जांपल स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। अल्कोहल फॉर इंडस्ट्रियल यूज अगर है तो इट इज कवर्ड इन द जीएसटी और इसके ऊपर सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी एंड आईजीएसटी विल बी चार्ज। इंडस्ट्रियल यूज मतलब क्या? एनीथिंग और एनी काइंड ऑफ यूसेज ऑफ अल्कोहल विच इज अदर देन और विच इज अपार्ट फ्रॉम एज अ लिकर, जैसे कि अल्कोहल विच इज यूज्ड इन मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्सेट्रा। देन दूसरा क्या चीज, ये तो ए हो गया, अल्कोहल विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। और क्या जीएसटी के बाहर है? बी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखिए हमने यहां पे लार्ज लिस्ट लिखी है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसकी लिस्ट और नाम आपको याद रखनी है जो आपको ऑलरेडी दी है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब क्या है सर? वैसे तो ये जीएसटी लॉ में कवर्ड है, बट इसके ऊपर एप्लीकेबल डेट ऑफ जीएसटी, एप्लीकेबल डेट ऑफ जीएसटी will be recommended by, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है जीएसटी काउंसिल विल रिकमेंड, राइट, विल बी रिकमेंडेड बाय या फिर डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। हमारी जीएसटी काउंसिल आपको एप्लीकेबल डेट बताएगी कि कब से जीएसटी इज टू बी चार्ज्ड ऑन अल्कोहलिक लिकर, सॉरी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कि हमने जिसकी लिस्ट हमने पढ़ी है, जैसे कि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ। ठीक है, तो काउंसिल विल टेल यू द एप्लीकेबल डेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये रिकमेंडेटरी बॉडी कैसी है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। साथ में हमने पढ़ा है एक और चीज जो जीएसटी लॉ के बाहर है, विच इज एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल अथॉरिटीज और लोकल बॉडीज। जो लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लेवी करती है वो जीएसटी लॉ के बाहर है। और तीसरे के बाद चौथा, टोबैको। ये जो टोबैको है, टोबैको के ऊपर जीएसटी भी है प्लस एक्साइज ड्यूटी भी है। एनीवेज ये डीमेरिट और हजार्डस प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर कितना भी टैक्स चार्ज करे किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। खाने वाले खाएंगे, पीने वाले पिएंगे, तो इसके ऊपर दोनों चार्ज किया जाता है, जीएसटी भी और एक्साइज ड्यूटी भी। तो दीज आर इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स फ्रॉम जीएसटी। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है दैट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द जीएसटी, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। या फिर अल्कोहल फॉर इंडस्ट्रियल यूज इज नॉट कवर्ड इन द जीएसटी, तो इसको फॉल्स बताना है आपको, राइट। या फिर ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में तो ये हो गया, कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट टैक्स इज डैश इन द जीएसटी, ब्रैकेट में लिख दिया सब्ज्यूम्ड और नॉट सब्ज्यूम्ड, तो आपको नॉट सब्ज्यूम्ड लिखना है क्योंकि वो लोकल बॉडी का है। या फिर एक डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द टैक्सेस दोज आर और व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स और गुड्स दोज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जीएसटी लॉ, तो आपको ये ABCD करके ये 4 नाम लिखते आने चाहिए अलॉन्ग विद देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी ये जो हमने लिखा है अभी। तो 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। कंटेंट आपके पास में अगर रेडी है तो आप उसे अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हमने पहला पॉइंट देख लिया कि व्हाट आर द टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन द जीएसटी लॉ। इसी से लिंक्ड हमने पढ़ लिया एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द जीएसटी लॉ। अब हम पढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के ऊपर, यानी कि GSTN के ऊपर अब हम लोग पढ़ते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू प्रोसीड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, यानी कि GSTN। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नेटवर्क, यानी कि GSTN। सो गुड्स
एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीएसटीएन। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है नेटवर्क। द वर्ड इज यूज्ड हियर नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म नेटवर्क? नेटवर्क आपको समझ में आ चुका होगा, इट इज समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स और इंटरनेट। सो जीएसटीएन क्या है? तो बेसिकली जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब इंप्लीमेंट किया गया या इसको जो अप्लाई किया गया, तो एक स्टैंडर्ड टेक्निक और एक आइडिया दिमाग में रखा गया दैट देयर शुड बी जीरो और नो इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमंस। बिटवीन द ह्यूमंस मतलब व्हाट? बिटवीन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि इंडायरेक्ट टैक्स का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका, और असेसी यानी कि जो टैक्स पेयर है, इन दोनों का कुछ इंटरेक्शन बहुत कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो वॉट एवर वर्क इज टू बी डन, इट इज टू बी डन इलेक्ट्रॉनिकली ओवर इंटरनेट। जितना भी काम जो भी करना है हमें इलेक्ट्रॉनिकली ही करना है, इंटरनेट के ऊपर ही करना है। तो ये करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का नाम का एक नेटवर्क बनाया गया। मतलब इन शॉर्ट इट इज एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर जीएसटी का कंप्लायंस होगा। तो आपको जीएसटी के अंदर में जो भी एक्टिविटीज करनी है, जो भी काम करने हैं, दे आर टू बी डन ऑन दिस जीएसटी। starting from what? Starting from your registration under GST, your tax payment, आपको जो भी टैक्स पेमेंट करना है वो भी इस नेटवर्क के ऊपर ही होगा। your रिटर्न फाइलिंग, जो भी आपको जीएसटी के रिटर्न्स भरने हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, जो जीएसटी के रिटर्न्स है जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में व्हाट वी कॉल जीएसटीआर। जो भी आपको रिटर्न्स भरने हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? जीएसटीआर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न, वो भी इस नेटवर्क के ऊपर ही होंगे। तो आपको जो भी रिटर्न्स भरने हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं जीएसटीआर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेट रिटर्न्स, वो भी इस नेटवर्क के ऊपर ही होंगे। राइट? आपका जो असेसमेंट होना है, असेसमेंट मतलब गवर्नमेंट विल डिटरमाइन योर टैक्स लाइबिलिटी, वो असेसमेंट भी इस नेटवर्क के ऊपर ही होगा। आपको जो भी नोटिसेस मिलेगी या आप जो नोटिसेस के रिप्लाईज दोगे वो भी इसी के ऊपर होगा। रिप्लाईज टू नोटिसेस भी इसी के ऊपर होगा। अगर आपने टैक्सेस एक्सेस भर दिया, यहाँ पे टैक्स अगर आपने एक्सेस भर दिया तो आप गवर्नमेंट से वापस मांगोगे तो आपका रिफंड भी इस नेटवर्क के ऊपर ही होगा। आपका ऑडिट भी इस नेटवर्क के ऊपर ही होगा, या ऑडिट रिपोर्ट विल आल्सो सबमिटेड ऑन दिस नेटवर्क इटसेल्फ, एंड एनी अदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो भी है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के ऊपर ही होगा। यानी जीएसटीएन क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इसके फंक्शंस या वर्क्स क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस और वर्क्स ऑफ दिस नेटवर्क? इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के क्या क्या फंक्शंस है? तो सर रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेमेंट, रिटर्न भरना, असेसमेंट करना, नोटिस का रिप्लाई करना, रिफंड, ऑडिट और एनी अदर काइंड ऑफ वर्क, ये भी क्या होगा? इस नेटवर्क के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। अगर आपको पूछा गया सर व्हाट इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, या राइट शॉर्ट नोट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, तो आप लिख सकते हो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि बनाया गया है फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट, यानी कि बिटवीन द टैक्स रिसीवर एंड असेसी। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? सो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, टैक्स पेमेंट अंडर जीएसटी लॉ, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर जीएसटी लॉ, असेसमेंट अंडर जीएसटी लॉ, इशूइंग ऑफ द नोटिसेस एंड रिप्लाईज, वो भी मतलब गवर्नमेंट विल इशू नोटिस ऑन दिस थ्रू दिस नेटवर्क, you will reply to the government through this network only.
रिफंड मतलब अगर आपने टैक्सेस एक्सेस पे किया तो उसका रिफंड मांगना, या आपको ऑडिट करना है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना, वो भी कहां पर होगा? ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के ऊपर ही होगा। और ये सब काम करने के लिए, गवर्नमेंट ने एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई है। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट जो कंपनी है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन का सारा काम देखती है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इज नथिंग बट अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसका सेक्शन नंबर कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा है, वो आपको पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पे लिखना है कि अंडर सेक्शन 8 है या कोई और सेक्शन है, पुराने लॉ में से सेक्शन 25 था या कोई और था, ये सेक्शन नंबर कंपनी लॉ से पढ़कर आपको लिखते आना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर सो सेक्शन। वो नहीं याद आया या नहीं लिख पाए तो सिंपल लिखना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ये क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी क्या करती है? ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू गवर्नमेंट एंड एसएससी। दिस जीएसटीएन प्रोवाइड सर्विसेज टू गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड एसएससी। In what relations, what are its functions? So any kind of work or all works under the GST law are to be done over this network, including registration under GST, tax payment, GST payment, filing of goods and services tax return, assessments under GST, issuing of notices under GST law and replies to these notices, claiming of refund, audit, maintenance of the books of account, or any other kind of work is to be done over this network only. तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ये क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर. What are the functions of GSTN? Registration, returns, audit, payment of GST, assessment, refund, अगर अपील वगैरह को कुछ फाइल करना एक्सेट्रा, ये भी कहां पर होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के ऊपर ही होगा. इट इज ऑल्सो टू बी डन ओवर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ओनली. ठीक है, देन तो हमने जो हमारा आज का एजेंडा था उसमें से अभी तक क्या क्या देख लिया? सर, सब्ज्यूम वाला पार्ट डन, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क भी हो गया. अभी हमें बढ़ना है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की तरफ. सो व्हाट डू वी मीन बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का मतलब क्या है? सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल क्या है? सो पहली बात, इट इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी. आपको याद रखना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या काउंसिल क्या है? रिकमेंडेटरी बॉडी है. मतलब ये क्या करती है? ये रिकमेंडेशंस देती है गवर्नमेंट को, सजेशंस देती है या रिकमेंडेशंस देती है विद रिगार्ड्स टू व्हाट? वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू जीएसटी. जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज रहेंगे उसके लिए रिकमेंडेशंस कौन देगा? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल देगी. अब सवाल ये आएगा, सर व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल? जीएसटी काउंसिल की नीड क्या है या जरूरत क्या है? अब एक बात तो आप समझ लो, जैसे कि हमने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो कंकरेंट लिस्ट में, या फिर यहाँ पे सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा. मतलब जीएसटी से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो अकेली या सोलली या ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती, ओनली स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती. डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर. सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी साथ में आना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट ने भी साथ में आना चाहिए, देन ओनली जीएसटी से रिलेटेड आप कोई डिसीजंस ले पाओगे. अब ये अगर करना है तो देयर मस्ट बी अ सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिज्म और अ काइंड ऑफ बॉडी जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे. दे विल इंटरैक्ट, दे विल डिस्कस द वेरियस इशू एंड बेस्ड ऑन दोज इशू दे विल कम टू अ कंक्लूजन कि इस पर्टिकुलर इशू को डील इस तरीके से करना है. और वो इशू के ऊपर जो उन्होंने रिकमेंडेशन लिया या उनका जो ओपिनियन आया है, देन दे विल रिकमेंड दिस टू द गवर्नमेंट और बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन.
यानी विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी चेंज नहीं कर सकती अंडर जीएसटी लॉ। इसलिए आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते होंगे कि जीएसटी काउंसिल हैव डिसाइडेड दिस और रिकमेंडेड दिस अंडर द मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल इट इज डिसाइडेड टू डू लाइक दिस। तो ये क्यों? क्योंकि ये काउंसिल है। तो जीएसटी काउंसिल क्या है? ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये बनाई गई है टू रिकमेंड द गवर्नमेंट ऑन वेरियस इश्यूज अंडर द जीएसटी लॉ। ये जो हमारी काउंसिल है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में चेंज करके अमेंडमेंट करके एक आर्टिकल ऐड किया गया या एक प्रोविजन ऐड की गई और उसके अंदर जीएसटी काउंसिल बनी है। तो जीएसटी काउंसिल में हमको मेजरली क्या क्या चीजें याद रखनी है, व्हाट आर द थिंग्स विच वी नीड टू लर्न और अंडरस्टैंड इन द जीएसटी काउंसिल या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल में हमें पता होनी चाहिए। सो व्हाट वी आर स्टडिंग नाउ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है इसमें हमें क्या क्या बातें मेजरली पता होनी चाहिए। सबसे पहला कंपोजिशन, मतलब इसके मेंबर्स कौन कौन है, हु आर मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल, कौन इसका चेयरपर्सन है, एक्सेट्रा। दूसरा फंक्शंस, ये जो जीएसटी काउंसिल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसके क्या क्या फंक्शंस है या क्या क्या इसके वर्क्स है। तो एक हमको पता होना व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, कौन कौन लोग इसके मेंबर्स हैं। दूसरा हमको पता होना चाहिए व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल। तो चलिए वन बाय वन बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स नेमली। इस काउंसिल में नीचे ये ए बी सी ये तीन तरह के या तीन टाइप्स के मेंबर्स हो गए। सबसे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी चेयरपर्सन, जो भी यूनियन गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा उस पर्टिकुलर ईयर में या उस पर्टिकुलर पीरियड में वो क्या रहेंगे, इसके चेयरपर्सन रहेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं निर्मला सीतारमन मैडम अगर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है तो ये निर्मला सीतारमन मैडम जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उस पर्टिकुलर पीरियड के वो उसके चेयरपर्सन रहेंगे। ठीक है। दूसरा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस विल बी इट्स मेंबर। प्लस यहां पे रहेगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट गवर्नमेंट which is preferable that it should be the finance or taxation minister or any other minister as nominated by each state government will be its member। यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस विल बी इट्स मेंबर, प्लस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट गवर्नमेंट विल बी इट्स मेंबर। प्रिफरेबल ये है कि वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का जो फाइनेंस और टैक्सेशन का जो मिनिस्टर है वो उसको वही पर्सन उसका रिप्रेजेंटेटिव रहे। बाकी चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी और को भी नॉमिनेट कर सकती है एज अ मेंबर फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। तो ए बी सी करके तीन नाम है बट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हम काउंट करने जाए तो वो 30+ हो सकते हैं या 30+ हो ही जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स अलग है। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव, फाइनेंस मिनिस्टर से तो फाइनेंस मिनिस्टर भी है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू भी है। तो ये दो लोग तो ही, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तो है ही है। तो ए बी सी तीन टाइप्स के मेंबर है बट इन नंबर्स वो ज्यादा है, मोर देन 20 और मोर देन 30 हो सकते हैं। ठीक है। तो कंपोजिशन में कौन कौन मेंबर्स है इस जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के अगर हमको जानना है तो सबसे पहले ए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक रहेंगे, और ये जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका भी हमने नाम लिखा है यहाँ पे, ये कौन रहेंगे इसके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल इट्स चेयरपर्सन।
वो जो भी उस समय करेंगे वो उसके क्या रहेंगे, चेयरपर्सन रहेंगे। दूसरा बी, बी में क्या लिखा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, बराबर है। ये इसके क्या रहेंगे, ये इसके क्या रहेंगे, मेंबर। सो ये विल बी मेंबर, बराबर है। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, फ्रॉम ईच स्टेट, हर एक स्टेट से इसका क्या रहेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो कि प्रीफरेबल है, जो कि प्रीफरेबल है उस पर्टिकुलर स्टेट का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन का मिनिस्टर रहे। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी और को भी नॉमिनेट कर सकती है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये क्या रहेंगे, इसके मेंबर। तो तीन तरह के मेंबर्स रहेंगे इन दिस जीएसटी काउंसिल। आपको याद रखना पड़ेगा या पढ़ा पड़ेगा या याद होना चाहिए दैट हु इज चेयरपर्सन, हु आर मेंबर्स, ये दोनों पार्ट्स और दोनों कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए, सो दैट एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप लिख पाओ। अब सवाल ये है कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट जीएसटी लॉ में कुछ भी नहीं कर सकती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द जीएसटी लॉ टू द टैक्सेस, कौन से सब्सिम हुए हैं, कौन से प्रोडक्ट्स और गुड्स जीएसटी लॉ के अंदर में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, सारी चीजें जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। सो ऑल वर्क्स अंडर द जीएसटी लॉ विल बी डन और विल बी रिकमेंडेड बाय दिस काउंसिल इटसेल्फ। मतलब सबसे पहले ए, जो मॉडल और स्टैंडर्ड जीएसटी लॉ बना था वो ये जीएसटी काउंसिल नहीं बनाया। दूसरा जीएसटी मॉडल, मतलब इंडिया में ड्यूअल जीएसटी लॉ होना चाहिए या ट्रिपल जीएसटी लॉ होना चाहिए, सिंगल जीएसटी लॉ होना चाहिए, वो भी इस काउंसिल ने ही रिकमेंड किया है। तीसरा टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, जीएसटी लॉ में कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हुए हैं वो भी ये काउंसिल रिकमेंड करेगी। देन व्हाट आर वेरियस रेट्स ऑफ जीएसटी, कि भाई जीएसटी 4% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, 6% होना चाहिए, 18% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, क्या रेट से या कितने परसेंट से जीएसटी चार्ज करना है, वो रेट्स ऑफ जीएसटी भी ये काउंसिल ही बताएगी। ठीक है ना, व्हाट विल बी द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी, व्हाट विल बी द लोएस्ट रेट ऑफ जीएसटी, ये भी ये काउंसिल ही बताएगी। देन व्हाट आर द गुड्स और सर्विसेज exempt from GST, exempt और outside the GST, जो कि अभी हमने आउटसाइड द जीएसटी पढ़ा है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कुछ और हम आगे जैसे जैसे हमारे सेशंस पढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी गुड्स रहेंगे जिनके ऊपर जीएसटी लॉ में तो है बट गवर्नमेंट कह रही है कि मुझे जीएसटी मत पे करो, एग्जेम्प्ट कर दो, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। देन कौन से आपको रिटर्न्स भरने हैं, वो कितने बार भरने हैं, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं और वो कैसे करने हैं, ऑडिट कब करना है और कैसे करना है, ड्यू डेट क्या रहेगी रिटर्न भरने की या टैक्स भरने की, एक्सेट्रा। और एनी अदर वर्क और इशू अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी लॉ के अंदर में कोई भी वर्क या कोई भी इशू आएगा वो काउंसिल के रिकमेंडेशन के बगैर नहीं जाएगा। सिंपल वर्ड्स में जो भी चैप्टर्स हम जीएसटी लॉ के अंदर में पढ़ने वाले हैं ना, वो सारे चैप्टर्स काउंसिल ने ही बनाए हैं। रजिस्ट्रेशन, एग्जेम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई,
जीएसटी रिटर्न कब भरना है, टैक्स कब पे करना है, अकाउंट्स कौन से मेंटेन करने हैं, ऑडिट कब करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करना है, एग्जेम्पशंस क्या होता है या कितना होता है, जीएसटी के रेट्स क्या होते हैं, कंपोजिशन लेवी क्या है क्या नहीं है, कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम करना है कौन से सब्ज्यूम नहीं करना है, कौन से प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर रखना है कौन से प्रोडक्ट्स को जीएसटी के बाहर रखना है, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, अपर रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, लोएस्ट रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, एवरीथिंग विल बी रिकमेंडेड बाय दिस जीएसटी काउंसिल। ये सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस चैप्टर्स। तो Goods and Services Tax Council shall consist of these people and what are functions or mandate of the GST Council, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जीएसटी काउंसिल इज रिकमेंडेटरी बॉडी, गवर्नमेंट के पास में मैंडेटरी नहीं है या कंपलसरी नहीं है कि उनके रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट ही करना है करके, गवर्नमेंट चाहे तो उनके रिकमेंडेशंस क्या कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है या याद रखना है। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो आज के हमारे एजेंडा में जितनी चीजें थी उसमें से हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। सो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, सो हमने देख लिया कि टैक्सेस सब्ज्यूम हो चुका है, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो चुका है, नेटवर्क हो चुका है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल हो चुका है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तरफ प्रोसीड कर रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मैं रेफरेंस पर्पस के लिए आपको पढ़ा रहा हूं, एज सच सिलेबस का ये पार्ट है नहीं, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या मतलब चीजें का चेंज हुआ है और उसके मेजर पॉइंट्स याद होने चाहिए। मतलब इसके ऊपर आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, पूरी चीज याद होनी ही चाहिए या मुझे पता ही होनी चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है। रीडिंग मटेरियल मैंने दिया है, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो। अभी जो मैं डिस्कस करूंगा या जो जो पार्ट्स आपको कहूंगा, एटलीस्ट उतने पार्ट्स के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, सो दैट अगर उसको लिंक करके अगर एग्जाम में कोई सवाल आता है या कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका अप्रोप्रिएट वे में आंसर कर पाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई है और किस तरीके से हुई है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो कि चैप्टर 3 में आपको दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस, सिलेक्टेड पॉइंट्स को ही लर्न करना है या आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली चीज कि जीएसटी लॉ को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ढेर सारी बहुत सारी अमेंडमेंट्स और चेंजेस करने पड़े। ये अलग अलग रूल्स के तहत, प्रोविजंस के तहत अलग अलग समय पर हुई है। बट व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और एक्ट, what is the most important constitutional bill or amendment act is 101st amendment। तो आपको ये 101 नंबर का अमेंडमेंट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर में पूछ सकते हैं, एक मार्क्स के लिए 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की हेल्प से इनैक्ट किया गया है, तो आपको वहां पे लिखना है 101st amendment। So Constitutional Amendment Bill or Act number 101 is the most important, is the most significant constitutional amendment for the GST law। ठीक है, उसके बाद ये आगे का मटेरियल आपको रीड करना है तो आप रीड करो, रीड नहीं करना है तो आप रीड मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वांधा नहीं है। इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू रीड रीड, इफ यू डू नॉट वांट टू रीड डोंट रीड। रीड करने के बाद कुछ सवाल आए तो सवाल के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, बट ज्यादा इंफासाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले याद रखना है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत जीएसटी का इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इसके साथ और क्या याद रखना है हमें, व्हाट आर अदर थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। ये जो बोल्ड करके दिया है मैंने, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेंगे इसके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस विल बी इट्स मेंबर, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट, प्रीफरेबल स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर और टैक्स मिनिस्टर उसका मेंबर रहेगा। ये आपको याद रखना है, जो हमने पहले भी पढ़ा है अभी भी आपको बता दिया। देन और क्या याद रखना है, ये 4th नंबर का पॉइंट,
द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शाल मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन, जो कि हमने डिस्कस किया है और इसी में लिखा हुआ भी था, तो यहाँ पर हमने लिख कर भी दे दिया है। ये 4th नंबर का पॉइंट भी आपको याद रखना है। किसके ऊपर भी हमको ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल रिकमेंड करेगी या बताएगी, एक बार क्विकली हम लोग उसको देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा है बट देख लेते हैं। जितने भी चैप्टर्स जो भी जीएसटी लॉ में हम पढ़ने वाले हैं वो सारा ये काउंसिल के रिकमेंडेशन के ऊपर ही होता है। ये सारे चैप्टर्स के नाम के साथ में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या है? टैक्सेस और सेसेस एंड सरचार्जेस लेविड बाय द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज विच में बी subsumed in the goods and services tax. Goods and services, those are subjected to or exempted from the goods and services tax. मॉडल जीएसटी लॉ जो रहेगा वो भी एक काउंसिल ही बताएगी। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है ना। वेरियस रेट्स ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग फ्लोर रेट एंड बैंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्लोर रेट यानी मिनिमम रेट कितना रहेगा एंड अपर रेट यानी हाईएस्ट रेट कितना रहेगा, वो भी काउंसिल ही बताएगी। कोई स्पेशल रेट इन केस ऑफ कुछ डिजास्टर और कलामिटी आएगी, जैसे कहीं पे फ्लड आया, कुछ नेचुरल डिजास्टर आया या मैन मेड और ह्यूमन मेड डिजास्टर आया, तो उससे रिकवरी के लिए कुछ स्पेशल सेस वगैरह हम लेवी कर सकते हैं क्या, तो वो भी बताएगी। स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम स्टेट्स, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। जब स्टेट्स के बारे में हम बात करते हैं इन अवर एंटायर कंट्री, तो कुछ स्टेट्स को, सर्टेन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स करके डेजिग्नेट किया गया है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स बोलकर डेजिग्नेट किया गया है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सम स्टेट्स का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके वजह से वहां पर ग्रोथ या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे कि उनका जियोग्राफिकल लोकेशन हिल एरियाज में है या फॉरेस्ट एरिया में है या फिर बॉर्डर स्टेट्स है वो, तो वहां आपके अलग डिस्टर्बेंसेस चलते हैं। तो उनके ग्रोथ में या उनके डेवलपमेंट में कुछ स्पेसिफिक स्पेशल इश्यूज है। तो गवर्नमेंट ने उनको क्लासिफाई कर दिया दैट दीज आर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। और अगर गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट बोलकर नॉमिनेट किया है या कैटेगराइज किया है या बाइफरगेट किया है, तो गवर्नमेंट उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इंप्रूवमेंट के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स लेती है। जीएसटी लॉ में भी उनके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स लिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के समय। बट फिलहाल आपको याद रखना है कि व्हाट आर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। सर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड 11th नंबर क्या है, उत्तराखंड। आपको याद रखना है कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, इनके लिए जीएसटी लॉ में कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल प्रोविजंस है। ठीक है। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी इट विल बी डिसाइडेड बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। The GST Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum, crude, high-speed diesel oil, motor spirit, commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel। जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट उनके ऊपर जीएसटी कब लेवी करना है वो काउंसिल रिकमेंड करेगी। ठीक है। स्ट्रक्चर ये काउंसिल डिसाइड करेगी, है ना। एक नेशनल मार्केट कैसे बनाना है वो भी काउंसिल डिसाइड करेगी, बराबर है। ठीक है। बाकी इसका कोरम वगैरह क्या रहेगा उसको हमको कुछ उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये सारे वर्क्स जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। यानी इतने एटलीस्ट 1 to 6 पॉइंट और 7 पॉइंट्स आपको दिमाग में होना जरूरी नहीं कि आप यही पॉइंट्स लिखो। आप जो जो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं या अभी हम आगे पढ़ने वाले, आप उनके नाम से भी कह सकते हो कि रिकमेंडेशन काउंसिल करेगी और इनके रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इनके रिकमेंडेशन एक्सेप्ट ही करेगी करके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा कॉम्पेंसेशन सेस के बारे में जो हमने कहा था, कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बाय पार्लियामेंट मे बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल प्रोवाइड फॉर द कॉम्पेंसेशन टू द स्टेट जिनका रेवेन्यू लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ जीएसटी। एंड इसको इनिशियली कितने ईयर्स के लिए लिया है, सिर्फ 5 ईयर्स के लिए लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चैप्टर से आपको कोई भी पॉइंट्स या कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है।
क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या चीजें आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला जो हमने चैप्टर देखा या पढ़ा आपको याद होना जरूरी है या याद होना नेसेसरी है, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि एक 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल याद होना आपको। दूसरा, सेकंडली, ये काउंसिल के मेंबर्स क्या है वो याद होना, इनके फंक्शंस क्या है वो याद होना, और कॉम्पेंसेशन सेस जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स का बिकॉज ऑफ जीएसटी, वो इनिशियली 5 इयर्स के लिए आया, आपको ये भी याद होना। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेस। तो ए से लेके ई तक के हमने सारे पॉइंट्स लगभग पढ़ लिए हैं, बराबर है। वी हैव स्टडीड पॉइंट नंबर ए टू ई ऑल, जो हमारा आज का एजेंडा था। मैं जानता हूं फ्यू ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सर आज का सेशन या आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, 1.5-2 घंटे के आसपास जा रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बम्बार्डिंग हो रही है, बट चिंता नहीं करना है। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझा तो या तो आप लिख कर रखिए, मुझसे डायरेक्टली पूछिए, और जो भी पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए ना, ये इंट्रोडक्टरी है, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है जिसके ऊपर हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। बट कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग लिख सकते हो और मुझे अप्रोप्रिएट वे में इधर इन द लाइव सेशन और थ्रू व्हाट्सएप और मोबाइल मुझे आप पूछ सकते हो। अब कुछ और पॉइंट्स बता दूं कि आपको जो नोट्स दी गई है, आपको ये नोट्स तभी पढ़नी है जब मैं आपको बताऊं, उसमें से वही कंटेंट पढ़ना है जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि हमने अभी तक के जो भी चीजें हैं चार्ट फॉर्मेट में, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में भी पढ़ी है, एट द सेम टाइम हमने उनको नोट्स में से भी रेफर किया है। तो नोट्स आपको तभी पढ़नी है, उतना ही कंटेंट पढ़ना है जितना कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं या हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको नोट्स में और कुछ पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू हाउ टू गो थ्रू द नोट्स। अभी बिफोर वी एंड दिस वीडियो हियर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर कौन से टाइप्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या आ चुके हैं। तो देखते हैं एक बार हम लोग कि कौन से क्वेश्चंस या कैसे कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एटलीस्ट वंस। तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? सबसे पहला फर्स्ट ए क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट, और इसी को हम कह सकते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी। ये आपको पता होना चाहिए जीएसटी के ऊपर शॉर्ट नोट या जीएसटी के फीचर्स। दूसरा आपको आ सकता है एडवांटेजेस और नीड ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी आने के क्या क्या एडवांटेजेस है या क्या क्या नीड थी। तीसरा आपको आ सकता है जीएसटी का जो अभी का मॉडल है, यानी कि मॉडल ऑफ जीएसटी, जहां पे आपको लिखना है कि ये ड्यूअल जीएसटी का मॉडल है, इंटरस्टेट या फिर इंट्रा एंड इंटरस्टेट जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है या क्या इसका मीनिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ABC हो गया। डी में आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टैक्सेस सबज्यूम्ड इन जीएसटी। इसमें आपको दो बाइफर्केशन भी आ सकता है कि कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्ज्यूम हुए हैं, आप हमें वो बताइए, और कौन से स्टेट गवर्नमेंट के सब्ज्यूम हुए हैं, आप हमको वो बताइए। तो ये बाइफर्केशन के साथ में भी आपको पूछ सकते हैं। ई, इसी क्वेश्चन का एक अलग पार्ट करना है अगर हमें, तो व्हाट आर द टैक्सेस दोज आर नॉट subsumed in जीएसटी। आपको ये भी पूछ सकते हैं कैसे कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्ज्यूम हुए नहीं है, आपको भी लिखते आना चाहिए। एफ आपको पूछ सकते हैं ऐसे कौन से गुड्स है जो जीएसटी से एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लूजन्स
फ्रॉम जीएसटी, बराबर है। जी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। तो आपको जब ये पूछा तो आपको उसका कंपोजिशन भी पता होना, आपको उसके फंक्शंस, मैंडेट्स या फिर ड्यूटीज भी पता होना, ये भी पता होना कि वो रिकमेंडेटरी बॉडी है। देन आपको एट द सेम टाइम आपको ये भी पूछ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। तो इसमें आपको इसका फंक्शन भी पता होना या ड्यूटीज भी पता होना, फंक्शन और ड्यूटीज और मैंडेट भी पता होना, और इसके ऊपर जनरल इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए कि ये कौन सी बॉडी है, दो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, किस किस को सर्विसेज देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन एट द सेम टाइम आपको ये भी पूछ सकते हैं, आई में हम आपको वी कैन आस्क यू कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट, तो जो हमने हाईलाइट किया है वो वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, वॉट एवर वी हैव हाईलाइटन शॉर्ट में। ज्यादा इसके ऊपर डिटेल में पीएचडी वगैरह हमको करनी नहीं है, ठीक है ना। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल हो गया, नेटवर्क हो गया, और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस तरीके से आ सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ये सब बताने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, कि ये जो कंटेंट हमने पढ़ा है या ये जो डेटा हमने जो पढ़ा है, ये कंटेंट के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, ताकि हम उनके आंसर्स के हिसाब से प्रिपेयर हो सके। सो ये जो हमने पढ़ा ए से लेके आई तक के, so these are various kind or types of questions that can be asked based on the content what we have studied till now. So इस तरीके के questions आपको आ सकते हैं based on the contents which we have studied, और ये जो questions आपको आएंगे एग्जाम में ये theory format में भी आ सकते हैं प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी आ सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर एरियाज। तो इनके बारे में आपके पास में आंसर्स और कंटेंट रेडी होना चाहिए, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं खुद भी लिख रहा हूं, मैं खुद भी चार्ट बना रहा हूं, और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी इन चीजों को नोट डाउन करो, इनके चार्ट्स बनाओ और खुद भी लिखो। हो सकता है फ्यू ऑफ यू माइट फील कि सर इतना सारा लिखना पड़ेगा क्या, इतना सारा लिखने की जरूरत है क्या? तो हाँ, लिखना जरूरी है, ये आपके ही फायदे के लिए, ये डेलिबरेटली हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करने का एडवांटेज क्या है कि एग्जाम में जब थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो आपको सेम लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस करने में आसानी होगी, सेम वर्ड्स आप रिप्रोड्यूस करोगे, और खुद होके अगर लिखोगे तो एंड मोमेंट पर आपको रिवीजन में भी आसानी होगी और आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक के, लंबे मेमोरी तक के याद रहेगा। और जब आप लोग नोटिंग कर रहे हो या लिख रहे हो तो एक्सपेक्टेड ये है कि पहले आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, स्टार्ट टू एंड पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, सारा समझ लीजिए, एब्जॉर्ब कर लीजिए, उसके बाद में वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए और एक एक पॉइंट को जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको मार्क करवाया जा रहा है या बताया जा रहा है, या तो उसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, या फिर उसे लिख के आपकी नोटिंग में कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट इंस्टेंस पे वीडियो देखते समय आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी बेहतर रहेगी कि पहले एक बार आपने पूरा वीडियो देख लिया और फिर आपने उसको धीरे धीरे करके नोट डाउन किया। ऑन दिस पर्टिकुलर नोट मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको अभी बता देता हूं। अगले वीडियो में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंटेंट या ये जो डेटा अभी तक के हमने या इंफॉर्मेशन अभी तक के हमने पढ़ा है, इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं अभी तक, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। वो चाहूँ तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी बताऊंगा तो ऑलरेडी हम 1.5 घंटे के ऊपर ये वीडियो कंटिन्यू हो चुका है हमारा। दूसरा, आई वांट यू कि आप ये सबकी नोटिंग वगैरह कर लो
और ये इतना कंटेंट आपके दिमाग में एक बार पड़ा होना चाहिए, फिर मैं आपसे जब क्वेश्चन रीड करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली उसके आंसर्स क्लिक हो जाने चाहिए कि अरे हाँ, ये चीज हमने यहाँ डिस्कस की थी, वो चीज हमने वहां डिस्कस की थी। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़े कम समय का रहेगा, थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है ना, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे बोर्डम हो रहा है, ज्यादा जा रहा है, मोनोटोनस हो रहा है, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, 70-80 प्लस टारगेट आपको करना है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। लिसन टू द वीडियो, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन वापस से वीडियो को प्ले कीजिए, जो भी नोट डाउन करना है उसे नोट डाउन कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम एनालाइज करेंगे, जो कंटेंट है, जो चैप्टर्स हमने पढ़े उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी देखें। दिस इज द बेस्ट वे। ज्यादा एंटरटेनमेंट करने के चक्कर में या एंटरटेनिंग करने के चक्कर में हमारे मार्क्स हम गवा दें, उससे बेहतर है थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हम पढ़े। सो वी एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू।